गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हेतु हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ एफई एट माई पाठशाला। दिस इज फ्रेंड्स एजुकेशन। आप सबने देखने शुरू कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए हमारे साथ। आज का जो टॉपिक है वो है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। और जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो था ज्योमेट्री पे यानी कि रेखागणित ज्यामितीय। तो उसमें से मैंने ट्रायंगल को एक और वीडियो बनाया है ट्रायंगल के ऊपर। उसके अंदर ये मिक्सचर था बट यहाँ सेपरेट है। यहाँ सिर्फ मैं ट्रायंगल की बात करूँगा और इसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों पर प्रकाश डालूंगा जो पेपर में आते हैं। अगर थोड़े से टफ भी होते हैं पेपरों में आने वाले सवाल तो वो किस लेवल तक होंगे वो भी मैं इनमें डालूंगा और उन पे भी मैं इन पे डिस्कस करूँगा। एक बेसिक को लेते हुए मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो पेपर में आते हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं मैंने देखा है स्टूडेंट्स के अंदर वो बोर ज़्यादा फील करते हैं ज्योमेट्री को लेकर, तो ट्रायंगल में क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बेसिक चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, तो उन चीज़ों को भी मैं जोड़ूंगा इस वीडियो के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा मेरी पिछली अन्य वीडियो की तरह। तो लेट्स गो फॉर टुडे क्लास। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यूट्यूब में टाइप करना होगा www.youtube.com/friendseducation। फ्रेंड्स एजुकेशन इज़ द आवर यूट्यूब चैनल नेम। आप मुझे फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को। फेसबुक का पेज होगा fb.com/friendseducation। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए twitter.com/feeducation। लिंक्डइन पे भी मैं आपको मिलूंगा और उसके लिए आपको टाइप करना होगा ये वाला एड्रेस। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, instagram.com/friendeducation, not a friends. There you have to type friend education. Thank you so much for following me from your social place. Let's go for today class. तो ये जो छोटी छोटी बातें मैंने हर बार की तरह लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा, बट मैं एक हल्का सा ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज या त्रिकोण कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं। सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है आपका त्रिभुज। सबसे कम भुजाओं का जैसे चतुर्भुज, पंचभुज, क्योंकि द्विभुज तो होता नहीं, इसलिए सबसे कम बहुभुज वाला जो होता है वो त्रिभुज होता है। इन भुजाओं और कोणों के माप के आधार पर त्रिभुज को विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। 2 टाइप में बेसिकली त्रिभुजों को बांटा जाता है। एक है आपका भुजाओं के आधार पर और एक होता है आपके कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर बात करता हूँ। यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट टाइप के कुछ त्रिभुज मिलेंगे। जैसे पहला है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो इन 3 की बात मैं करूँगा फिलहाल। सबसे पहले समबाहु एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मैं सिंगल इन पर डिस्कस करूँगा आज और उसके बाद इन पर कुछ सवाल भी कराऊंगा साथ के साथ। तो समबाहु त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों साइड्स बराबर हैं, जितनी ये है उतनी ही ये, उतनी ही ये, तो जैसी बात है समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे और तीनों ही भुजाएं बराबर होती, तीनों ही कोण इसमें बराबर होते हैं। तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो जाहिर सी बात है एक कोण 60 डिग्री का होगा। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा एक अलग होगी, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये बात मैंने करी वो समद्विबाहु के लिए करी। अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जैसे कि ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है। जैसे समकोण त्रिभुज में अगर 3, 4, 5 की मैं बात करूँ तो क्या एक विषमबाहु त्रिभुज है? यस, इट इज ए विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। नाम से पता राइट से वेरी सिंपल। आगे बात करता हूँ मैं कोणों के माप के आधार पर। अभी तक मैंने बात करी भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुजों को बांटा गया था, अब है कोणों के माप के आधार पर, यानी कि ट्रायंगल डिसाइड करेगा कि वो कैसा त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम है तो वो आपका न्यून कोण है। अधिक कोण में यदि किसी त्रिभुज का कोई भी एक कोण, ध्यान रखना न्यून कोण में तीनों के तीनों की बात हो रही है, तीनों ही छोटे होने चाहिए 90 से। बट अधिक कोण में अगर कोई एक भी कोण 90 डिग्री से अधिक होगा तो अधिक कोण बन जाएगा। समकोण में अगर कोई एक भी ट्रायंगल 90 डिग्री का है, एक त्रिभुज के अंदर एक ही ट्रायंगल 90 डिग्री का हो सकता है, 2 नहीं हो सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर एक 90 हो गया तो इन दोनों कोणों का योग मिलाकर 90 होगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल कोई और ट्रायंगल 90 का हो। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 90 हो गया, अगर ये 90 हो जाता है यानी कि स्ट्रेट जाएगा, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं रहेगा। इसको अगर यहाँ मिलाया जाएगा तो दिल प्रॉब्लम। अगर मैं इसको यहाँ मिलाता हूँ तो ये 90 नहीं रहेगा। स्टेक ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक ही मैक्सिमम समकोण बन सकता है। तो ये थी बातें इन पर। अब मैं एक अलग अलग इन पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं न्यून कोण की, आपको इनका फेस भी दिखाऊंगा।
तो न्यून कोण त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। और इसमें तीन चीज़ें मैं नाम डालता हूँ ए बी सी। अभी फिलहाल आपको समद्विबाहु दिख रहा होगा त्रिभुज। समद्विबाहु और न्यून कोण को अलग अलग आपको सोचना है। अभी जैसे मैं ये समद्विबाहु मैंने कहा, इससे समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु लग रहा है। समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण है, बिल्कुल सही बात है। क्या हर न्यून कोण समबाहु त्रिभुज है? इट इज़ नॉट दैट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपकी इस ट्रायंगल की, तो ये त्रिभुज, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये भुजा भी इसके बराबर हो। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, लेकिन ये एक न्यून कोण भी है। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि न्यून कोण की कंडीशन क्या है? तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, ये 90 से कम है। तो समद्विबाहु भी मैटर नहीं करता है। एक को मैं और बड़ा कर देता हूँ, एक को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, इस तरीके से। अब मान लीजिए ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, ये 3, ये 5, ये आपकी 6 कर देता हूँ, कुछ भी XY Z। ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसे ना तो आप समबाहु बोलेंगे ना समद्विबाहु बोलेंगे, इसे विषमबाहु बोलेंगे। तो ये भी आपका न्यून कोण है। इसमें ये आपको हो सकता है 90 से ज़्यादा लग रहा हो, बट आपको एज्यूम करना है कि मान के चलना है कि ये भी आपका, ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। जब तीनों के तीनों कोण आपके 90 से कम होंगे तो इट विल बी कॉल्ड न्यून कोण। ठीक है जी। वो समबाहु भी होता है, समबाहु भी होता है, समद्विबाहु भी होता है, तो विषमबाहु भी होता है। तो इसमें खास बात ये होती है, इसको ध्यान रखना है आपको, किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग, ए बी सी मैंने नाम दिए हैं। अगर मैं बात करूं ए बी स्क्वायर की, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये सदैव बड़ा होगा किससे? ए सी स्क्वायर से। किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, इसके माध्यम से बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे मैं अभी आगे जाके एक पॉइंट में डिस्क्राइब करूँगा, बट वो वहाँ पे आपका रिवाइज जस्ट बता रहा हूँ। किसी भी त्रिभुज में चाहे वो किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, किसी भी दो भुजाओं का योग ए जमा बी सी सदैव वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे समकोण मैटर नहीं करता, न्यून कोण मैटर नहीं करता, समबाहु समद्विबाहु कुछ ही मैटर नहीं करता। कोई भी त्रिभुज हो, उसकी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ न्यून कोण की, यहाँ स्क्वायर की बात चल रही है। तो किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के योग से बड़ा, यहाँ पे योग तो नहीं है क्योंकि एक ही भुजा है। किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होगा अगर वो न्यून कोण है। तो ये ध्यान रखनी बात आपको। तो जैसे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बड़ा है ए सी स्क्वायर से, और ए सी स्क्वायर दिस वन, और बी सी स्क्वायर बड़ा है ए बी स्क्वायर से, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बड़ा है बी सी स्क्वायर से। तीनों ही होंगे ये, और इस तरीके से होता है न्यून कोण। अब मैं बात करता हूँ समकोण की। हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये अधिक कोण पे आगे हम लोग, समकोण की बात हो रही है। तो इसकी जो प्रमेय है वो है, सबको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जिसने इनका जिन्होंने जो इसकी जन्मदाता हैं। तो यहाँ पर एक है लंब आपका, यह है कर्ण और यह है आधार। ठीक है। तो इसमें अब मैं नाम से अगर शो कर दूँ ए बी और आपका सी, तो ए बी स्क्वायर यानी कि ये वाला स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर के। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं आपको एक भुजा आपको दे दूँ 3 ये, और एक भुजा दे दूँ आपको 4 ये, तो इन दोनों का स्क्वायर का वर्ग यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल होगा वो इसके स्क्वायर के, जो भी एक्स वाई जेड ये है। तो कर्ण का स्क्वायर, तो ये 4 चौके 16 प्लस 3 3 9, 16 9 होते हैं 25, तो 25 से निकल के आता है आपका 5, तो कर्ण होगा आपका 5। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय निकलती है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। 3 4 5 5 12 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 20 21 29 48 55 73। आज वैसे आज मैंने लिखा है इसको, आगे में एक जगह और मैंने लिख दिया है ताकि गलती ना हो। आराम से आप इसको पॉज करके रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये था आपका समकोण त्रिभुज, और अधिक कोण में यही कहानी होती है बड़े के साथ। यानी कि जो भी बड़ा कोण है, ध्यान रखना, जब न्यून कोण की बात हुई थी तो आपके 3 स्थितियाँ बनी थी, कोई भी होती हैं। और जब आपकी समकोण की बात हुई तो भी एक स्थिति बनी थी, जो बड़ी वाली भुजा थी, दैट वाज कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर था इन दोनों के वर्ग के स्क्वायर के बराबर था। बट यहाँ पर क्या है, जो बड़ा कोण है आपका, जो कि अधिक कोण है, उसकी सामने वाली भुजा का वर्ग वो सदैव बड़ा होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। ये बात समझनी है आपको। नाम डालता हूँ ए, दिस वन बी और दिस वन सी। तो ए सी का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर के, यदि वह अधिक कोण त्रिभुज है। तो आपको पेपर में ऐसी चीज़ें भी दे सकता है आपको
कि कुछ भी दे दे, आपको पता है कि बताओ ये अधिक कोण है, न्यून कोण है, समकोण है, तो आप इसको आराम से बता पाएंगे। मैं जानता हूँ गाइस कि आप ना, अगर आपको ये दे दे 5, 12, 13, तो आपसे बोले किस टाइप का त्रिभुज है, तो आप आराम से निकाल देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी 169, ये भी 169, तो बोथ आर सेम। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। लेकिन अगर आपको अधिक कोण या न्यून कोण दे दे, क्योंकि आप ग्रेटर देन और लेस देन नहीं पढ़ते हैं, तो आप घूम सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए न्यून कोण और अधिक कोण में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। न्यून कोण में वो छोटा होगा जो बड़ी भुजा होती है, और अधिक कोण में बड़ी वाली भुजा बड़ी होगी उनके स्क्वायर के बाद। विषम बाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं आपस में आसमान होती हैं। एक बार हल्का सा छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको तीनों त्रिभुजों को एक जगह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं, बट ये नहीं बराबर है, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी अलग है और ये भी अलग है और ये भी अलग है। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, हल्का हल्का सब पे प्रकाश डालने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार समबाहु पे दोबारा से बात करता हूँ। इट वाज द विषम बाहु, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज एक बार लास्ट में मैं कोशिश करूँगा इनके एरिया पे भी बात करूँ। चलिए मैं अभी कर लेता हूँ ताकि उस टाइम आपको ईजी हो जाए। विषम बाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा ट्रायंगल है, इसकी बात हो रही है, जैसी बात है इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसका मान लेता हूँ एक भुजा है 3। एक मिनट, छोटा सा एक एग्जांपल हो लेते हैं ताकि वो हैंड्स प्रूफ भी हो जाए। मैंने एक ही समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसकी भुजाएं 3, ये है 4 और ये है 5, ठीक है भाई। ये एक समकोण त्रिभुज भी है, अगर ये 90 डिग्री है तो मैंने भुजा के नाम अगर मैं ये कर देता हूँ दिस वन, तो भले आपको ट्रायंगल कैसा भी लग रहा है, आपको मान के चलना है कि 90 है। जब 90 है तो इसे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का एंगल होता है जो एरिया होता है 1/2 इंटू में आधार यानी कि बेस इंटू में हाइट यानी कि ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है आपका, आधार है आपका 3, ऊंचाई कितनी है 4। तो इससे मैंने काट इससे एक मिनट कुछ अच्छा 1/2 था, ये 1/2 है, 2 से मैंने इसको काटा, 2 दूनी 4 तो 2 3 6 6 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया निकल के आता है। वैसे समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए एक तरीका शॉर्ट में आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा को गोली मारो और दोनों की आप इस तरीके से गुणा कर दो, 2 से भाग करने की बात। तो 5 को मैंने गोली मार दी सबसे बड़ी भुजा, 4 और 3 की मैंने गुणा करी और 2 से भाग कर दी, 2 दूनी 4, 2 3 6 ऐसा कहते हैं, बट फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूले के थ्रू ही हो रहा है सारा काम। तो आपको याद रखना है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अच्छा एक बात और छोटी सी यहाँ पर, जो हम बात कर रहे थे विषम बाहु त्रिभुज की, विषम बाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है आपको याद होगा, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एस निकालते हैं पहले, इसमें एस कर लो तीनों साइड का योग, ए जमा बी जमा सी बटे में 2 और ए बी जमा सी यानी कि 4 जमा 5 जमा 3, तो 5 4 9 3 12, 12 को 2 से भाग करूँगा तो 6। बाद में अंडर रूट के अंदर आपको रखना पड़ता है एस, पहले हम फॉर्मूला लिख दूँ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये आपका एस क्या है 6, यानी कि 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 और 6 माइनस 3। ये तीनों भुजाएं हैं ए बी सी, यानी कि पहले मैंने 4 लेस किया दिस वन, फिर मैंने 5 लेस किया यानी कि दिस वन, फिर बाद में मैंने 3 लेस किया, 3 4 5 सभी को लेस कर दिया। अंडर रूट में दोबारा बात कर रहा हूँ, वही चल रहा है। 6 में 4 गया 2, 5 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, तो 3 दूनी 6 और 6 कम 6 यानी कि 2 6 के जोड़े बन रहे हैं। तो इस 6 जोड़े में से मैं इन 2 जोड़े में से एक बाहर निकालता हूँ, 6 इज आंसर, जो कि पहले से यहाँ पर आ गया, ठीक है। मेरा पर्पज़ आपको ये बताना है कि कभी भी सवाल आता है तो समकोण त्रिभुज का, अगर समकोण त्रिभुज है तब तो आप फटाफट उसको ऐसे निकाल लेंगे, नहीं तो आपको फिर विषम बाहु ही लगाना होगा, ये आपको ध्यान रखनी बात। नहीं तो फिर विषम बाहु त्रिभुज का आपको एरिया ज्ञात होना चाहिए। हम शायद कई बार आज के इस टॉपिक में मेंस्ट्रुएशन यानी कि एरिया में भी घुस जाएँ 2D में, क्योंकि चीज़ तो वही है, ट्रायंगल से जुड़ी हुई है। तो वी होप कि आप समझ पाएँ। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये और ये, और भुजाओं के विपरीत कोण भी समान होते हैं। भाई जब भुजा बराबर तो इनके जो सामने वाले कोण हैं वो भी बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको समझना है। वैसे तो इजी, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये कोण है आपका कुछ भी मान लीजिए 60 डिग्री,
तो भाई ये भी डिफॉल्ट, और आपसे पूछता है कि ये बताओ x कितना होगा। बस इजी सवाल है। एक ही कोण दे रहा है आपको 60 डिग्री, जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज इट्स ए समद्विबाहु त्रिभुज, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो 60 डिग्री जमा 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 180, बिकॉज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो x इक्वल टू 180 माइनस 60 60 120 होते हैं। 120 को इसमें से लेस करूँगा तो इट विल बिकम 60। बट प्रॉब्लम इज जिससे मैंने तीनों 60 निकल गए, मुझे कोण कुछ और मानना चाहिए था। चलिए मैं इसको 80 मान लेता हूँ, तो ये भी 80 हो जाएगा। तो 60 60 तो फिर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ रहा है। मैं काट देता हूँ यहाँ पर इसको। यानी कि ये हो गया आपका 80 80। ये ध्यान रखना है आपको। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण 80 जमा x इक्वल टू होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग x इक्वल टू 80 80 होते हैं 160। 180 में से आपको 160 लेस करने होंगे, यानी कि ये होगा, सॉरी 160 है, मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं, थोड़ा ध्यान रखना कटिंग में। तो ये होगा हमारा 20 डिग्री। तो कई बार इसका भी एरिया याद करने के लिए आता है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करने के लिए। तो एरिया को मैं थोड़ी देर में कवर करूँगा। इसका मैं एक फार्मूला बताऊँगा आपको, जिसकी हेल्प से आप इन सवालों को कर पाएंगे आसानी से। तो अगर आप फार्मूला याद कर पाएँ तो मैं आपको बता दूँ, या मैं आपको वहीं कराऊँगा। इसमें पहले फार्मूला मुझे बनाना पड़ेगा। अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो फार्मूला आप याद कर सकते हैं a/4 अंडर रूट में 4b² माइनस का a²। मैं इसको प्रूव भी करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ये फार्मूला अगर आप भूल जाएं तो पेपर में कर सकें। सपोज़ कीजिएगा ये जो त्रिभुज है, या इसी त्रिभुज की मैं बात कर लेता हूँ। ये एक भुजा है, कुछ भी होती है, ये एक भुजा है, ये भी कुछ भी होती है। मान लेता हूँ मैं, ये आपका b है और ये आपका b है, ठीक है। इस पूरी त्रिभुज को मैंने a मान लिया। मैं आपको बता रहा हूँ समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, उसका एक मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। जो मैंने फॉर्मूला ये दिया है, इस फॉर्मूले की बेस से आप निकाल पाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया। अच्छा, एक बात और छोटी सी आपको बता दूं कि इसको आपको यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना भाई? अगर आपको 3 भुजाएं देते आपको, जैसे आपको बोले एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 4 4 और 5, ठीक है भाई, समद्विबाहु तो हो गया, तभी 2 भुजाएं बराबर, एक और तीसरी भुजा है। तो आप इस क्वेश्चन को आप हीरो वाले फॉर्मूले से भी निकालते हैं, जो कि था s इक्वल टू a जमा b जमा c बटे में 2 अंडर रूट में भी हमने किया, अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जो भी हमने किया जस्ट पहले वाले सवाल के अंदर, उससे आप निकालें, उत्तर बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है कई बार पेपरों में वो पूछता है कुछ इस तरीके से, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया इनमें से कौन सा हो सकता है, और आपके जो ऑप्शन होंगे वो ऐसे होंगे। तो आपको एक बार तो एटलीस्ट करके जाना चाहिए एग्जाम के लिए। तो अगर मैं इस सवाल को प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर एक मैं लंब डाल रहा हूँ इसके ऊपर, जो बेसिकली करेगा क्या, इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेगा, 90 डिग्री ये और ये 90 डिग्री। अगर ये समद्विबाहु तो ऐसा होगा भाई, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई आपकी a/2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई a/2। ये बात क्लियर है? अच्छा, मैं आप सिर्फ इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसके अंदर क्या है आपका b है, और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a/2, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, जो हाइट है उसको मैं h बना देता हूँ। तो फिलहाल h बराबर, भाई जब हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि आधार, उसी हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। कर्ण का स्क्वायर क्या है यहाँ पर, b का स्क्वायर, तो दैट इज ए b का स्क्वायर, और माइनस आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a/2, तो a/2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हो गया 4, और यहाँ हो गया स्क्वायर। तो यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान रखना है आपको। ये स्क्वायर मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ लगा दिया अंडर रूट। तो h इक्वल टू गुणा करता हूँ 4b² माइनस का a² और बटे में क्या है आपका, बटे में है 4। तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साथ में क्या है आपके,
ये है अंडर रूट। तो बस अगर आप इतना कर लेते हैं तो सवाल इजी बन जाता है आपके लिए। अब बात हो रही है एरिया की। ये तो निकल के आई हमारी हाइट। किसी भी त्रिभुज का एक एरिया, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, 1/2 आधार यानी कि आपका बेस इनटू में हाइट यानी कि ऊंचाई। ये एक ऐसा फॉर्मूला जो समकोण त्रिभुज का तो एरिया है ही है, ये हर एक जगह फिट बैठता है। कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें आधार और ऊंचाई गिवन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक त्रिभुज है जो टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो, कुछ भी मैंने ऐसे ही बना दिया, लेकिन अगर आपको ये आधार मालूम है और ये ऊंचाई मालूम है, ये वाली ऊंचाई, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू आधार गुणा सिस्टम। अगर मान लो आपको ये वाला आधार मालूम है, ये वाला आधार, और ये पूरी इसकी एग्जैक्टली ऊंचाई याद है, ये ऊंचाई, ये हाइट, अगर ये समकोण नहीं है तो ये ऊंचाई याद है आपको, तो आप इसका भी एरिया निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा सिस्टम। भाई ये जो आप समकोण त्रिभुज उठाते हैं, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, ये आधार और ये आपकी हाइट, इसलिए 1/2 आधार गुणा सिस्टम। तो अब मैं आता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ भी ये फॉर्मूला काम करेगा 1/2 इंटू में आधार गुणा सिस्टम। आधार क्या है, आधार, आप पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, पूरे त्रिभुज में आधार कितना है, वो है A। अब बात हो रही है हाइट की। हाइट हमने निकाली है यहाँ पर, ये h बराबर, तो मैं हाइट पूरी लिख देता हूँ, ये सारी की सारी हाइट आई है। तो हाइट आई है आपकी, एक बात और, ये पूरा ही अंदर है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, पूरा 4 के अंदर है, तो 4b² माइनस का a² अपॉन में है 4। ये 4 है, अगर ये बाहर निकालूँ तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा ये। अब यहाँ बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है एरिया की, ध्यान रखना है आपको। तो दैट इज एरिया, तभी 1/2 आधार गुणा सिस्टम यानी कि हाइट की बात हो रही है। ये हाइट यहाँ से निकल के आई है, तो 1/2, ए को ऐसे ही रहने दो, ये 4 है, ये 2 बाहर आ जाएगा बटे में 2 इंटू में 4b² माइनस का a², यानी कि a 2 की 2 में गुणा हो जाएगी, a/4 इंटू में 4b² माइनस का a²। तो बोथ फॉर्मूला आर सेम। तो आप इस तरीके से आप निकाल पाएंगे किसी भी एरिया को। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है पेपर में, अभी तो आप रट लेंगे इसको, a/4 अपॉन में 4b² माइनस a²। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली साइड है, ये वाली साइड, ये है b फॉर्मूले के हिसाब से, जो अंडर रूट में पहले आ रहा है वो ऊपर वाली भुजाएं, वो आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप सवाल कर लेंगे। अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज, सभी तीनों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये भी इजी, अगर आपसे बोला जाए एक समबाहु त्रिभुज इसका प्रत्येक कोण ज्ञात करो, कोण क्या होगा। भाई हम जानते हैं समान भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। भाई ये भी x होगा, फिर ये भी x होगा, फिर ये भी x होगा, और तीनों कोणों का योग क्या होता है वो मेरे को पता है, वो होता है 180। तो x का मान कितना आ गया, 180/3। तो 3 छक्के 18, 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है। अगला सवाल, अभिलंब, किसी त्रिभुज में एक भुजा के, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, अभिलंब किसी त्रिभुज में एक भुजा के विपरीत शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये 90 डिग्री आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हल्का सा मैं आपको बता दूं ये ड्रॉ कैसे होता है। भाई एक शीर्ष से, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज से मुझे इस पर लंब डालना है सामने वाली भुजा पर, शीर्ष ए से, ठीक है। तो ए से मैं क्या करता हूँ, प्रकार लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी प्रकार से लगाता हूँ। ये प्रकार से मैंने यहाँ प्रकार की चोंच रखी और इस तरीके से मैंने प्रकार को घुमा दिया, ठीक है। इस लाइन को और आगे ले आता हूँ ताकि मुझे पॉइंट मिल जाए जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से प्रकार लेता हूँ और इन दोनों की आधी दूरी भर के यहाँ एक चाप लगाता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, वही दूरी लेके मैं यहाँ एक चाप लगाता हूँ, और इस तरीके से ये कुछ आगे पीछे हो रहा है, मैं रफली बना रहा हूँ, तो इसको मैं मिला देता हूँ। तो ये जो आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लंब, ठीक है। तो तीनों भुजाओं के जहाँ पे आपके लंब एक दूसरे को काटें, दैट विल बी, वो मैं आगे बात करूँगा क्यों लंब केंद्र होता है। माध्यिका इज वेरी इंपॉर्टेंट। माध्यिका शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा कहलाती है, एवं प्रत्येक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं तथा माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है माध्यिका के लिए। तो माध्यिका के लिए बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं कि माध्यिका क्या करती है
त्रिभुज भले कैसा भी हो, हर एक माध्यिका उस त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर देती है। जैसे कि इस त्रिभुज में बात करूं, जो ये ए और ये M3 हो रहा है, ये इस पूरे A1 A2 A3 पूरे त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो इसका एरिया होगा, ये वाला एरिया, वो इस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं त्रिभुज A2 A3 A1, त्रिभुज वही है, बस नाम अलग अलग हो रहे हैं। यानी कि जो ये वाला माध्यिका है वो दो त्रिभुजों को अलग करता है, एक इधर वाला ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के आपस में एरिया बराबर होंगे। तो इस तरीके से हर बार जो भी माध्यिका होगी वो दो टाइप में डिवाइड करेगी एरिया को। अब मैं आपको बताऊं, ये और जहाँ पे माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये कहलाता है आपका केंद्रक। और एक माध्यिका दूसरी माध्यिका को 2:1 में बांटती है। जो शीर्ष से होता है केंद्र तक का, जो ये लंबाई होती है, ये होती है आपकी 2, और नीचे वाला जो एरिया केंद्र से भुजा वाला होता है वो होता है 1 आपका। यानी कि ये होगा 2 तो ये होगा 1, ये होगा 2 तो ये होगा 1। ये भी आपको ध्यान रखना है, शीर्ष वाले सिरे से 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है, दूसरा जो भुजा तक चाहता है। तो वही बात देखिए, यहाँ पर हम प्रत्येक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है, तब माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। और माध्यिकाओं का जो अनुपात होता है एक दूसरे के साथ जो काट के, वो होता है 2:1, यानी कि 2:1, 2:1। तो माध्यिका की मैं बात करूं, माध्यिका बनाते कैसे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लंब केंद्र कैसे बनाते हैं, जो आपको समझना है। भाई सबसे पहले ये तो पक्का है कि वो आगे मध्य बिंदु पे मिलेगी, भले त्रिभुज कैसा भी हो। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस भुजा का आप कर लें समद्वि भाजक। समद्वि भाजक कैसे होगा भाई, समद्वि भाजक होगा जैसे आप इस भुजा को यहाँ पे रखा प्रकार, आई दूरी भरी, ऊपर एक चाप लगाया, नीचे एक चाप लगाया, फिर इधर दूरी रखी, वही दूरी, यहाँ एक चाप लगाया, यहाँ एक चाप लगाया, और यहाँ से जो दूरी मिलाएंगे, आपको मिलाना नहीं, बस एक पॉइंट ढूंढना है पर जो मध्य बिंदु वाला है, उससे मिलाना नहीं है आपको, बस वो मध्य बिंदु ढूंढना है आपको, इस भुजा का मध्य बिंदु कहाँ पर है, और इस मध्य बिंदु से इसको आपको मिला देना है। तो ये कहलाएगी आपकी माध्यिका। तो सेम थिंग इट विल बी बाय हेयर। मैं इस भुजा का समद्वि भाजक करूँगा, यहाँ कहीं चाप एक दूसरे को काटेंगे, फिर ऐसे यहाँ काटेंगे, फिर इन दोनों को मिलाने की जगह बस मैं फुट्टा रखूँगा, मिला भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस बेसिकली मुझे पॉइंट निकालना है जो मध्य बिंदु है, और फिर यहाँ से मैं इसको यूँ मिला दूंगा, कहीं भी जो मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइन सीधी हो रही है। और ऐसी तीसरी भी कहीं ना कहीं मिलेगी इस पॉइंट पे, और यही बिंदु कहलाएगा आपका जी, यानी कि आपका केंद्रक। तो चलते हैं आगे। कोण समद्वि भाजक, इट्स इम्पॉर्टेंट, और लास्ट वीडियो में भी मैंने इन पे बात की थी, बट एक सेपरेट बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने डाला इसको दोबारा। कोण समद्वि भाजक, भाई एक बात का आपको ध्यान रखना है, अंतः केंद्र कब बनता है। किसी भी त्रिभुज के कोणों के समद्वि भाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं वो कहलाता है अंतः केंद्र। किसी भी त्रिभुज के कोण समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो कहलाता है आपका अंतः केंद्र। और यही अंतः केंद्र से अगर मैं यहाँ से प्रकार रख के इस पॉइंट पे जो आपका अंतः केंद्र है, और इस दूरी को अगर मैं त्रिज्या मानूँ, इस दूरी को त्रिज्या अगर मान लूँ, और यहाँ से अगर मैं एक प्रकार के माध्यम से घुमाऊँ तो एक ये वृत्त बनेगा, और यही वृत्त कहलाएगा आपका अंतःवृत्त। ये वृत्त कहलाएगा आपका अंतःवृत्त। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में बात करूँगा, अगर यही बाहर से जाता तो कहलाता परिवृत्त, वो मैं बाद में बात करता हूँ। अभी फ़िलहाल ये बनता कैसे है, इट्स वेरी इजी। मुझे लगता नहीं ये बताने की जरूरत पड़ेगी आपको, अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा है तो। प्रकार यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ घुमा दिया इसको, फिर यहाँ पे प्रकार रखा, एक चाप यूँ लगाया और एक चाप यूँ लगाया, और इस तरीके से इसको मिला दिया, तो ये हो जाता है। जितना कोण ये है उतने ही कोण ये होगा। अगर ये पूरा 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। सेम कहानी मुझे यहाँ करनी है। यहाँ प्रकार रखा, एक चाप लगाया, फिर यहाँ प्रकार रखा, यहाँ चाप लगाया, यहाँ प्रकार रखा, यहाँ चाप लगाया, इस तरीके से इनको मैंने मिला दिया। तो सेम कहानी यहाँ के साथ करनी है, यहाँ से चाप लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, और इससे इसको इस तरीके से मिला दिया। तो ये जो बिंदु निकलेगा यही कहलाएगा आपका अंतः केंद्र, और इसके द्वारा जो अंतःवृत्त बनेगा इट इज कॉल्ड अंतःवृत्त। अगला सवाल कॉन्सेप्ट, परिकेंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है परिकेंद्र? परिकेंद्र वह बिंदु है जहाँ पर लंब समद्वि भाजक मिलते हैं, यानी कि एक त्रिभुज
कोई भी त्रिभुज होता है वो, ये मैंने मिलाया, और भुजा का समद्विभाजक करना है। इस भुजा का समद्विभाजक यानी इस भुजा का मैंने आधी प्रकार से, इस भुजा की आधी से ज़्यादा दूरी भरली प्रकार में, और यहाँ पे प्रकार रखे, यहाँ पे एक चाप लगाया, यहाँ एक चाप लगाया, यहाँ पे प्रकार रखे, यहाँ पे एक चाप लगाया, यहाँ एक चाप लगाया, फिर इनको मैंने आपस में मिला दिया। तो पेपर में भले ही चीज़ ये कम आती हो, रचना करने के लिए नहीं आएगी, बट अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कभी आप रट्टा नहीं मारेंगे एटलीस्ट, इसलिए मैं रचना करवा रहा हूँ आपको। सेम कहानी यहाँ पर, इधर चाप लगाया, इधर चाप लगाया, फिर यहाँ चाप लगाया, चाप लगाया। ये बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, ये भुजाओं का आप समद्विभाजक कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं इस भुजा का भी करूँगा, यहाँ चाप लगाया, यहाँ प्रकार रखे, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, और इस तरीके से ये कुछ, जो ये पॉइंट निकल के आएगा, इट विल बी कॉल्ड परि केंद्र, इसे बाह्य केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ प्रकार रखे, अगर मैं इस दूरी को भर लूँ तो इसे घुमाने से प्रकार से एक वृत्त बनेगा जो कहलाएगा आपका परिवृत्त। एक और बात दिमाग में आ रही है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, ये अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच अनुपात क्या होता है? तो जब अंतःवृत्त से परिवृत्त की बात करें तो 1:4, जब बाह्य से अंदर की बात करें तो 4:1। लंब समद्विभाजक, ये भी बेहतरीन है, ये भी आपको आना चाहिए। भाई किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक बड़ा चाप लगाना है आपको, जैसे कि मैं आपको रचना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्टली सबसे पहले ये त्रिभुज है और यहाँ पर क्या है, आपको लंब केंद्र खींचना है शीर्ष से आगे वाली भुजा पर। इट्स अ वेरी इजी। जैसे मान लीजिए मुझे इस भुजा से इस भुजा पर एक लंब खींचना है, तो मैं सबसे पहले ये प्रकार को यहाँ रखूँगा और यहाँ पर एक बड़ा सा चाप लगा दूंगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं आप ताकि पॉइंट आपको मिल जाए। फिर यहाँ पे प्रकार रख के यहाँ लगाया चाप, यहाँ प्रकार रख के यहाँ चाप लगाया। ये पॉसिबल है कि आपका अंदर आ जाए, कहीं भी कसता है, किसी भी टाइप का त्रिभुज जो आप लाइन को आगे बढ़ाते हैं चाप लगाने के लिए। फिर इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से मिला दिया। ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये मिलना चाहिए, तो ये मैंने मिला दिया। तो ये आपका कहलाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इट्स ए लंब। सेम कहानी यहाँ करनी है। इस त्रिभुज से रखा, यहाँ एक चाप लगाया बड़ा सा, फिर यहाँ पे चाप लगाया, यहाँ चाप लगाया, इस तरीके से आपको इसको जो भी है इसको आप इस पॉइंट से इसको मिला देंगे आप। तो ड्राइंग मेरी गलत है और एक इससे काम करना भी मुश्किल हो जाता है टैबलेट पे। तो इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। तो इस तरीके से जहाँ पे तीनों मिल जाते हैं, जहाँ पे तीनों मिल जाते हैं, ये मैं कर नहीं रहा हूँ ना, इसका भी काम सेम ऐसे ही होगा। चाप लगाया, फिर बाद में इनको मिलाया गया, तो इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये जो पॉइंट कहलाता है, ये कहलाता है आपका लंब केंद्र। तो समकोण का लंब केंद्र बेसिकली कण का मध्य बिंदु होता है। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। जो समकोण त्रिभुज होते हैं, इनका जो लंब केंद्र होता है, यानी कि ये वाला समकोण होता है, इनका जो लंब केंद्र होता है बेसिकली कण का मध्य बिंदु होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे न्यून कोण की बात करूं तो न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर ही होता है। न्यून कोण यानी कि न्यून कोण में जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के कहीं भी होगा, अंदर होगा। बट मैं अगर अधिक कोण की बात करूं तो अधिक कोण का जो आपका लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर कहीं। तो ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। अगला, केंद्रक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं जिस बिंदु पर मिलती हैं केंद्रक कहलाता है। केंद्र का प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक को त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है, जो हमेशा ही त्रिभुज केंद्र होता है। बस आपको ये ध्यान रखनी है। केंद्रक पे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। जो केंद्र है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, कुछ भी हो, चाहे वो समकोण हो, चाहे वो न्यून कोण हो, चाहे वो अधिक कोण हो। कि समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बस आपको एक टेबल का ध्यान रखना है। टेबल आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ एक सिंपल सी बात, अगर मैं अगर मैं आपसे बोलूँ
क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो आप इसको कैसे चेक करेंगे? क्या कोई तरीका है चेक करने का जिससे आप चेक कर सकें इसको? भाई ये समकोण त्रिभुज है, क्या ये समकोण त्रिभुज है? सबसे पहले बात तो क्या समकोण त्रिभुज है, तो आपको चेक करने के लिए क्या करना है? भाई ये तो कंफर्म हो गया सबसे बड़ी भुजा है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा, बट हमें जो याद है वो याद है सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो क्या इन 9 में से कोई ऐसा है जो जिसके माध्यम से मुझे भुजा मिलेगी? तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे करना है आपको। अभी मैं पहले थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ उसका उत्तर 3 4 5 है। तो 3 4 5 ये कब होगा इसका उत्तर? अगर मैं 13 से गुणा कर दूं, 13 पंचे 65, 13 चौके 52, 13 39। तो क्या ये सही में 65 तो आ गया भाई, ठीक है 65 आ गया, लेकिन क्या ये दोनों आ रहे हैं? ये दोनों नहीं आ रहे हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी है, आगे चलते हैं। अब 13 पे देखता हूँ, अगर मैं 13 की गुणा अगर मैं 5 में कर दूँ तो 65 बचता है, यानी कि 5 12 13 वाला ऑप्शन बचता है। मैंने 13 की गुणा 5 में कर दी, 13 पंचे 65, 12 पंचे 60 और 5 बच्चे 25, बिल्कुल सही है। यानी कि अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ इस अनुपात में, इस वाले रेशो में, तो मुझे वही चीज़ मिलती है जो वो गिवन है, 5 60 65। तो इस तरीके से ये बताया जा सकता है कि हाँ एक समकोण त्रिभुज है। तो कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है, ऐसे ही बोला जाता है कि एक समकोण त्रिभुज की जो सेकंड भुजा है वो है 60 और अगली है 65, तो पहली भुजा ज्ञात करो। अब आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे? आप निकालोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लगाओगे जुगाड़ आप। तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ती है, आपको यहाँ दिमाग लगाना है थोड़ा सा। आपको लगाना भैया 65 इनमें से कौन सा इसमें गुणा कर दूँ मैं कि 65 हो जाए। तो आपके दिमाग में सिर्फ 5 आएगा, 13 आएगा, तो 13 में गुणा कर दी, 13 पंचे 65, 65 हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। अब आगे वाले को चेक करो, क्या इसमें 5 से गुणा करता हूँ, 12 पंचे 60 हो रहा है, हाँ भाई 60 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 5 गुणा 5 में कर दी जाए तो थर्ड पक्का ऑप्शन क्या होगा, वो 25 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 65 आ रहा है, यहाँ 52 आ रहा है, तो 52 तो मैच कर नहीं रहा 60 के साथ, इसलिए आप पहला छोड़ के सेकंड वाले पे गए होगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये रिपीट हो गया थोड़ा सा, भुजाओं को भाई भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, बिल्कुल सही है। अगर एक त्रिभुज गिवन है आपको, इस त्रिभुज में अगर मैं कहूँ एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, इस भुजा के समांतर या इस भुजा के समांतर कहीं भी होती है, वो इस भुजा के समांतर में एक रेखा खींच दी, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, बराबर की बात नहीं हो रही, समांतर की बात हो रही है, पैरेलल की बात हो रही है। तो ये अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। यानी कि अगर मैं इसमें बात करूं तो पी ई बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर, या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं पी ई बटे पी क्यू, सॉरी पी क्यू नोट, इसको इस बार हाँ पी क्यू कर लीजिए। यानी कि ये बटे पूरा बड़ा वाला बराबर है पी एफ बटे पी आर। पहले मैंने रखा क्या, ये बटे ये बराबर है ये बटे ये, या फिर ये बटे ये पूरा, ये बटे ये पूरा। तो पी ई बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर, पी ई बटे पी क्यू और पी एफ बटे पी आर। कई बार लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर कुछ गलत लिख भी रहा हूँ तो आप उसको समझ पाएँ कि हाँ सर ये गलत है, थोड़ा सा हो जाता है कई बार टाइप करने में, तो बोलने में या करने में, बट जो बोल रहा हूँ वो इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी एक अच्छी प्रमेय है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो भुजा होता है तीसरी भुजा के समांतर वो आधी होती है। अगर मैं कहूँ एक त्रिभुज ये गिवन है, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, भाई यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं, कोई भी दो भुजा ले ली, इनमें से एक भुजा मैं ले लेता हूँ, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा मिला दिया जी।
वो तीसरी भुजा के समांतर, मतलब अगर आप इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हो तो ये बात कंफर्म है कि ये भुजा इस भुजा की पैरेलल होगी, समांतर होगी, और इस भुजा की आधी होगी। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक त्रिभुज है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से में आता है, एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया, ए बी सी डी ई। एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को बुलाया गया, यदि बी सी 10 सेंटीमीटर हो तो डी ई ज्ञात करो। तो आपको ध्यान रखना डी इसका आधा होगा यानी कि 5, डी ई बराबर 1/2 इंटू बी सी। ये फॉर्मूला है इसका, बट मुझे लगता नहीं फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जस्ट आप ऐसे ही देख के अनुमान लगा लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगले चल रहा है सर्वांग समता, ये आपको समझना है ध्यान से। ये मैं पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए आप पॉज करके एक बार दोबारा पढ़ेंगे। किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होने पर वह दोनों त्रिभुज सर्वांग कहलाते हैं। सर्वांग सम का बेसिकली अर्थ क्या है? सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी कि सभी अंग बराबर। कोई भी चीज़ किसी की सर्वांग सम कब होगी? जब उसको पूरा का पूरा कवर कर ले। इसे और अधिक सरल रूप में कहते हैं कि दो चित्र यदि आकार, प्रकार, शेप और साइज में समान है, एक जैसे बिल्कुल, तो परस्पर सर्वांग सम होते हैं। यद्यपि वे अलग अलग स्थान पे हैं, अलग अलग स्थितियों में हैं। यहाँ मैं डायग्राम नहीं बना पाऊंगा दो, क्योंकि मैं दोनों डायग्राम एक जैसे नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। किन्हीं दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं एवं उनके बीच के कोण समान होने पर, ये कुछ आपको स्थितियाँ बता रहा है कब कब ऐसा होता है। दो भुजाएं एक कोण, अगर दो फिगर आपको गिवन है, दो ट्रायंगल गिवन है, अगर उनमें कोई भी S4 साइड्स A4 एंगल, अगर दो साइड्स और एक एंगल कॉमन हो जाए तो वो एक दूसरे की सर्वांग समता कहलाएगी। यानी कि एक त्रिभुज को अगर दूसरे त्रिभुज के ऊपर उसके अनुसार दिया जाए तो एक दूसरे को कवर कर लेंगी। तीसरा, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भी वो कवर कर लेंगी एक दूसरे को, सर्वांग सम होंगी। यदि दो कोण और एक भुजा कवर कर जाए तो भी वो सर्वांग सम में आएंगी। अगर दो कोण एक भुजा कवर कर जाए तो भी वो सर्वांग समता में आएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे आपको त्रिभुज थोड़ा से अलग अलग करके रखे गए हैं। एक तो दूर हैं, ऊपर से उनकी साइड थोड़ी सी अलग कर दी गई है। जैसे कि दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, तीन ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी आपको देखने में लग रहा है नहीं यार ये तो बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं, बट ध्यान से अगर देखें तो जैसे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों ट्रायंगल में 4 सेंटीमीटर कॉमन है। ये आपका 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और आपका 5 सेंटीमीटर। एक और देखिए भी कॉमन, यानी कि 3.5 3.5 और 3.5, यानी कि तीनों साइड्स अगर किसी भी ट्रायंगल में, यानी कि ये ट्रायंगल इसका पूरा समरूप है, ये ट्रायंगल इसका पूरा समरूप है, ये ट्रायंगल इसका समरूप है, ये तीनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे की, माफ़ कीजिएगा समरूप नहीं बोलना था, सर्वांग सम है। अब ये समरूप वर्ड आया वो भी मैं अभी आपको क्लियर करूँगा। फिलहाल मुझे कहना है सर्वांग सम। ये सर्वांग सम और समरूपता में क्या अंतर है, ये मैं भी आपको क्लियर करता हूँ। सर्वांग समता और समरूपता, क्या सर्वांग समता क्या समरूपता सर्वांग समता है? यस। क्या सर्वांग समता समरूपता है? नॉट कंपल्सरी। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर करते हैं? बिल्कुल कवर करते हैं। क्या एक को अगर दूसरे के ऊपर दिया जाए तो क्या दूसरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, पूरा कवर कर लेगा। लेकिन अगर मान लो एक की शक्ल थोड़ी सी ऐसी है, एंगल तीनों एक जैसे हैं, और एक की शक्ल थोड़ी सी बड़ी वाली है, बट हैं एक जैसे देखने में, तो ये कहलाएंगे समरूप। बेसिकली ऐसा कोणों के माध्यम से होता है। तो जैसे कि डायग्राम अगर आप अगला देखें तो समझ पाएंगे। समरूपता, जैसे कि आप देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं बट एक जैसे नहीं है। 80 डिग्री है, 60 डिग्री 40 डिग्री, 80 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री, यानी कि ये इससे भी बड़ा बनता है, पॉसिबल है। मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये मैंने वैसा नहीं बना पाया जैसा है ये 60 मान लीजिएगा गैस करके, ये 80 और ये 40, तो ये तीनों ना कोण एक जैसे हैं, तो ये कहलाएंगे आपके समरूप। बट यही अगर एक दूसरे को कवर कर लेते तो कहलाते सर्वांग सम, जिसमें एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि ये अगर इस ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर मैं किसी भी एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दूँ तरीके से, तो
नीचे वाला ट्रायंगल दिखाई नहीं देगा। तो सर्वांग समता कब होती है? जब ये तीनों चारों नियम लागू हो जाएं तो। बट समरूपता के लिए अगर एक भी नियम ये भी लागू हो जाए, कोई भी इनमें से अगर कोई नियम लागू होता है तब तो वो है ही समरूप, क्योंकि सर्वांग समता सभी सर्वांग समता में समरूपता बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन समरूपता में सर्वांग समता डिफ़ॉल्ट नहीं होता। तो समरूपता में तो ट्रिपल ए होगा तो भी चल जाएगा, और ये सारे होंगे तो भी चल जाएंगे। ट्रिपल ए जोड़ दूंगा तो समरूपता आल्सो आ जाएगा। सर्वसमता के सभी नियम काम करते हैं समरूपता के लिए। और इन तीनों चीज़ों पे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है इन दोबारा बताने की जरूरत है। समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 1/2 इंटू में आधार गुणा शीशलम। पेपर में जो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आता है समबाहु त्रिभुज, जिस पर मैंने डिस्कस नहीं किया है, ये याद रखना है आपको, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। अच्छा, एक बात, ऐसा नहीं कि समबाहु त्रिभुज का एरिया ही नहीं होता, ये तो सदाबहार है, ये तो हर जगह ही लग जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक समरूप त्रिभुज है, ठीक है, इसकी एक आपको भुजा दे दे, और कोई भी त्रिभुज होता है, और ये आपका इसकी ऊंचाई दे दे, तो 1/2 इंटू में ये वाला बेस इंटू में हाइट, ये तो इसका निकालेगा ही हमेशा, बेस इंटू हाइट इसका एरिया। अब वो अलग बात है कि अगर आपको बोलते ये तो समबाहु त्रिभुज है, तो आप इसकी भुजा को पकड़ते ही, जैसे मान लें मैंने बोल दिया 5, तो आप इसकी तरफ भागने से अच्छा है कि आप सीधा √3 इंटू 4 इंटू में स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर 25, तो इस तरीके से आप फटाफट निकाल देंगे। ये ज़्यादातर यूज़ है समकोण त्रिभुज में, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली क्या है, हाइट तो कुछ और तो होता नहीं है, एक आधार दे रहा है आपको, एक हाइट दे रहा है, तो आधार इंटू शीशलम। बट एक बात को ध्यान रखनी है, इससे सदाबहार, ये हर जगह लग जाएगा, बट ये हर जगह नहीं लगेगा, ये लगेगा सिर्फ समबाहु त्रिभुज में। अगली बात हो रही है विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं, कोई कुछ भी होती है, तो ये 6 हो गई, ये 8 हो गई, ये 10 हो गई, कुछ भी होती है। तो इसमें निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने, S = A जमा B जमा C बटे में 2 अंडर रूट में S A S - B S - C। तो ये निकाल लेंगे आप, और कुछ खास नहीं है। समद्विबाहु का मैं आपको बता चुका हूँ, जो पेपर में आपको यूज़ नहीं करना होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का जब भी आए आपको हीरो का फॉर्मूला यूज़ करना है, बट समद्विबाहु में अगर फिर भी आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए 4 इंटू में 4b² माइनस का a²। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, और आपको ये माननी है b यहाँ पर, और ये है आपकी a, ठीक है। अगर ये आपको दे दे 5 और ये दे 4, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से निकाल पाएंगे। अब मैं चलता हूँ कुछ सवालों की ओर जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इजी भी होंगे, टफ भी होंगे। पहला बहुत ही सवाल, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 2 3 5, कुछ भी ये 2 3 5 है, तो भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी उसी अनुपात में होते हैं जिस भुजाओं में भुजाएं होती हैं। और मैं चाहता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये भुजाओं का अनुपात, मैं इसको कोणों का अनुपात भी मानता हूँ। तो 2x अगर मैं x में मान लूँ, उसके हिसाब से जो हमारा जुगाड़ है उसके हिसाब से टोटल 180, बट मेरे हिसाब से 3 2 5 5 5 10, तो अपने योग को उसके योग से मैं भाग कर दूंगा, तो 18 इज ए मीन वैल्यू। 18 गुणा कर दीजिए आप सब में, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 पंचे 90। तो इस तरीके से इस सवाल को कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से भी करते हैं बच्चे, 2x प्लस में 3x प्लस में 5x = 180। x का मान यहाँ से निकाल लिया आपने 18 गुणा फिर आप करोगे 2 में, फिर 3 में, 5 में। आप 10th पास करने नहीं जा रहे हैं, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। जितना कम से कम पेन चले उतना अच्छा होगा। जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ तो मजबूरी बन जाती है, बट नहीं तो आप कोशिश करें कम से कम पेन चलाएं। यदि प्रत्येक कोण एक त्रिभुज का 5 डिग्री घटा हो, यदि प्रत्येक कोण एक त्रिभुज का 5 डिग्री घटा हो तो अनुपात उस त्रिभुज का 4 6 5 हो जाता है। सबसे छोटा वास्तविक कोण क्या था? ये सवाल जब इसी सवाल को टफ किया जाए, थोड़ा सा अलग किया जाए, चेंज किया जाए, तब ऐसा होता है। भाई हमारे हिसाब से टोटल जो योग होता है 180 होता है, बट उसने क्या किया, प्रत्येक कोण को 5 डिग्री घटा दिया, यानी कि 3 कोण होते हैं तो 15 डिग्री उसने घटा दिया, यानी कि बचा कितना 165 डिग्री। और घटाने के बाद जो अनुपात हो गया वो हो गया ये, यानी कि उसके हिसाब से टोटल 165 है, और मेरे हिसाब से 6 4 10 5 15, यानी कि 165 को मैं अपने वाले से भाग कर दूंगा 15 से, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो 11 इज ए मेन वैल्यू। इस 11 गुणा आपको करने सबके अंदर, तो 11 चौके 44, 11 छक्के 66,
और 11 पंचे 55, यानी ये कोण हो गए। कहता है सबसे छोटा वास्तविक कोण कौन सा था, सबसे छोटा वास्तविक कोण इसकी बात कर रहा है, यानी कि 5 घटने के बाद हुआ है, तो प्लस में अगर मैं 5 इसमें जोड़ दूंगा तो इट विल बिकम 49। अगला सवाल, आपको सवाल मज़ेदार होते हैं, अच्छे होते हैं। क्या ये बहुत बार पेपर में देखा गया सवाल, तो गाइस जी आपको समझना है ध्यान से। क्या 3, 5, 10 किसी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं? तो आपको सोचना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर मैं 3 और 5 को जोड़ता हूँ तो क्या ये 10 से बड़ी हैं? गलत, ये 10 से बड़ी नहीं है, यानी कि 8 छोटा है 10 से, जो कि गलत है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग अगर मैं करूं तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बट वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती। अगला सवाल, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 6 व 8 हों तो तीसरी भुजा की रेंज क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि हमेशा तीसरी जो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, यानी ये बात तो कंफर्म हो गई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 6 और 8 क्या होते हैं? 14, यानी ये बड़ा होने वाला है किससे? 14 से। ये बात तो कंफर्म हो गई, यानी कि जो भी भुजा आएगी वो 14 से छोटी होगी, ये बात तो तय हो गई। रेंज का मतलब क्या है? मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों बता दो। अच्छा, 14 से छोटी होने की, यानी एक बार दोनों को जोड़ दो 14 और एक बार दोनों को आपस में घटा दो, तो 8 में 6 गए 2, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 और 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। तो सबसे छोटी 2 और सबसे बड़ी 14, तो 2 से 14 होगी उसकी रेंज। अगला सवाल, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जैसा त्रिभुज बाहर बनेगा वैसा ही अंदर बनेगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये मुझे लगता है कि बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। तो मैं बताते हुए बड़ा हैप्पी फील कर रहा हूँ कि आपने शायद ये पढ़ा नहीं होगा पहले। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है बच्चों को ये कराऊँ या ना कराऊँ तो बच्चों ने पहले पढ़ा होगा, बट फिर भी एक लार्ज और ज़्यादा लोगों को देखते हुए कि हाँ कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, डालना ही चाहिए मुझे। बट ये उन चीज़ों में आता है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता। तो अब जो आएंगे वो ऐसे होंगे जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होंगे, तो प्लीज़ अब आपको ज़्यादा फोकस करना है। किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जैसा त्रिभुज बाहर बनेगा वैसे ही अंदर बनेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं सवाल में, सवाल कैसे आते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ सवाल कुछ ऐसा है, पहले मैं सवाल की बात करता हूँ। मान लीजिए ये संभव त्रिभुज दिख रहा है, ये पूरी भुजा 10, ये पूरी भुजा 10, ये पूरी भुजा 10, तो अंदर वाले की भुजा होगी 5, अंदर वाले की भुजा 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो जैसा त्रिभुज बाहर है वैसा ही त्रिभुज अंदर बनेगा, ठीक है। अगर बाहर संभव त्रिभुज है तो अंदर भी बनेगा संभव त्रिभुज, उसकी भुजा उसकी आधी होगी क्योंकि वो मध्य बिंदु पे बन रहा है। अच्छा, अब सवाल कुछ ऐसा होगा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक अन्य त्रिभुज बनाया गया, उसका एरिया ज्ञात करो। अब पंगा हो जाएगा, बच्चा फंस जाएगा। तो बच्चा ना फंसे इसीलिए आपको मैंने सवाल कराया है। तो ऐसे ही एक और सवाल मैं कराता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो समझना। जैसे कि इस भुजा की बात मैं करूँ, अगर मान लीजिए ये 6 है और ये 8 है और ये 10 है, ठीक है। कहते हैं समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 या कुछ और ही बोलता है वो, इसके मध्य बिंदुओं को इसका मध्य बिंदु है ये, इसका मध्य बिंदु है ये, इसका मध्य बिंदु है ये, कुछ भी इसके मध्य बिंदुओं को, कुछ गड़बड़ हो रही सवाल में थोड़ा सा, इसका मध्य बिंदु यहाँ थोड़ा सा ये ट्रायंगल की वजह से, तो ये समकोण त्रिभुज था, ढेर सी बात है। तो इसके मध्य बिंदु को जो त्रिभुज बनेगा वो भी समकोण बनेगा। तो जैसे ये 6, 8, 10 थी, तो इनको आप आधा आधा कर दो, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 2 तियां 6, 3, 4, 5, ये भी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज की मैंने कर्ण को पहले लिख दिया। तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। बस इससे बस मैं ये प्रूव करना चाहता था कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से जो आप अंदर त्रिभुज बनेगा वो वैसे ही होगा जैसे बाहर का त्रिभुज है। ये भी ध्यान देना है आपको।
किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक अन्य त्रिभुज बनाया जाता है। इसी प्रकार आगे भी अनंत तक त्रिभुज बनाए जाते हैं। तो सभी त्रिभुजों का एरिया ज्ञात करो। इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, ताकि सवाल आपको बेसिकली समझ में आ जाए कि सवाल कहना क्या चाहता है। तो अगर मैं बात करूं अनंत की, यानी कि कुछ ही ऐसा हो रहा है। सवाल को मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले आपको समझना है जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा मैं स्पेस ले लेता हूँ। ये एक ट्रायंगल है कोई भी, इसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। फिर इसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। फिर इसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। फिर ऐसे फिर ऐसे फिर इस तरीके से चलता जा रहा है। कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक, अनंत तक चलता जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये चलता ही जा रहा है। ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये चलता जाएगा, क्योंकि आप इसके एंड को कहाँ पकड़ेंगे, क्योंकि उसके आधा 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 चौथाई चौथाई कम होता जा रहा है। तो ये आपको बताना है कि इन सभी त्रिभुजों का एरिया क्या है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको, तो वो आपको अब समझना है कि ये किस तरीके से होगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस ट्रायंगल की, सबसे स्टार्टिंग वाले की, यानी पहले वाले की एरिया की, अगर पहला वाला मुझे एरिया निकालना हो तो पहला वाला एरिया क्या होगा? मैं मान लेता हूँ ए। इस पहले त्रिभुज का एरिया मैंने मान लिया ए। ठीक है, एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अगला क्या होगा? अगले की बात कर रहा है, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहा है वो। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा भाई? इस पूरे का एरिया कितना था? एक। ए पूरा ए था। अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी इस पूरे का हर एक चौथाई है। ये भी मतलब जो पूरा वाला एरिया होगा, अगर मान लो पूरा एरिया 4 है तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। अगर ये पूरा एरिया ए है तो ये a/4, ये a/4, ये a/4, a/4, क्योंकि 4 में डिवाइड हुआ है ना। अगर 3 में डिवाइड होता a/3 होता, यानी कि ये एरिया कितना होगा? ये एरिया होगा a/4। अच्छा, अब इसके आगे अंदर जो बना है, ये तो a4 है, ये तो पूरा a4 है। ये कितना होगा? ये a4 का भी 4 पार्ट होगा, यानी कि a4 इंटू में 1/4। और इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी, और ये कहाँ तक जाएगी? जाएगी इन्फिनिटिव तक। तो आपसे वो यही पूछ रहा है कि इन सब का योग क्या होगा, सभी क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटिव में ये आपको ध्यान रखनी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका एक आई थिंक अब तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो अब क्या करना है, आपको इसको जोड़ना है बेसिकली। तो अगर आप ध्यान दें इस चीज़ को, तो ये एक जीपी बन रही है। ये क्या बन रही है? एक जीपी। और जीपी में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था सम ऑफ एन पदों के लिए, कि जीपी में सम ऑफ इन्फिनिटिव सीरीज जब आए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको लिखवाया था वहाँ पर। और वो फॉर्मूला होता है a/1 - r। ये ए होता है हमारा फर्स्ट पद, यानी कि फर्स्ट आइटम, और जो r होता है वो होता है हमारा कॉमन रेशो। पहले मैं आपको जीपी हल्का सा बता दूं यहाँ पर क्या होती है। जैसे मान लो 1 है 2, ये 4, ये है 8, ये है 16। जिन्होंने मेरे जीपी का वीडियो ना देखा उनको साथ क्लियर ना हो। अगर मैं 16 को 8 से भाग करूँगा तो आएगा, 8 को 4 से भाग करूँगा तो आएगा, 4 को 2 से भाग करूँगा तो आएगा। तो सेम कहानी यहाँ पर है। अगर मैं a/4 को अगर मैं a से भाग करूँगा तो 1/4 आएगा। अगर 1/4 को मैं माफ़ करना, इस पूरे टर्म्स को, ये एक पूरा टर्म्स है, इस पूरे टर्म्स को अगर मैं इससे भाग करूँगा तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 1/4 बचेगा। यानी कि ए तो यहाँ पर है आपका a, और r क्या है? r है यहाँ पर आपका 1/4। ठीक है, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला पुटअप कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये सीरीज चल रही है, इसका मुझे निकालना है सम ऑफ इस सीरीज का। तो फॉर्मूला है आपका a/1 - r कितना है? 1/4। तो ये हो गया आपका a, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4।
यानी कि ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 4/3a, 4/3a। तो ये थी इसकी जो ट्रिक थी। अब जो फॉर्मूला है वो आपसे कहता है समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज का, ये तो आपका सीरीज की कहानी हुई। समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। और फॉर्मूला होता है, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये ए क्या है पहले आप मुझे ये बताएंगे, ए यहाँ पर क्या है। अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए अगर समबाहु त्रिभुज की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे ए होता है ये भुजा का स्क्वायर, ये ए होती है आपकी भुजा, ठीक है। ये बात तो क्लियर है, ये भुजा होती है। देखो दो बातें चल रही हैं यहाँ पर, एक ए तो चलता आ रहा है पहले से, ठीक है। ये ए बेसिकली है एरिया वाला, भुजा वाला, ठीक है। और अभी हमने जो निकाला है वो निकाला है सम ऑफ योग के लिए, जो 4/3 ए निकल के आया है। तो अब मैं बात करता हूँ जो 4/3 ए निकल के आया है उसकी, ठीक है। एक मिनट, तो समझ गए होंगे। फिलहाल इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए मैंने सारी कहानी करी। 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी इसको मैं नहीं छोड़ रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। अभी आप बस सिंपल सी बात है, 4/3 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 4/3 ए निकल के आया। ए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, मैंने सारा का सारा एरिया माना है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब चलते हैं, यानी कि अभी आपको फिलहाल याद है ए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, 4/3 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको ध्यान रखना है एरिया, ठीक है। तो इफ एरिया। अब चलते हैं सवाल की ओर। तो अब सवाल करने की जगह नहीं बची, क्या कह रहे हो तो बट इजी है, आपको एरिया के बेस पे चलना है। तो किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भुजा एस की समबाहु त्रिभुज है 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये मध्य बिंदु है, इनको आपस में मिलाया गया, जोड़कर एक अन्य त्रिभुज बनाया गया। इसी प्रकार आगे भी अनंत तक त्रिभुज बनाए जाते हैं, सेम वही कहानी। बट पहले मुझे फॉर्मूला बनाना था इसलिए मैंने भुजा नहीं दी थी। ये आपको दे रहा है 12। अब मैं जानता हूँ उसका फॉर्मूला है 4/3 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो 4/3 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। समबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए आपका है 12, ये 12 साइड वाला है, ध्यान रखना है आपको। तो 4 कट गया और 3 चौके 12, तो 12 चौके 48, 48 √3। अगला सवाल, सातवां सवाल ये भी नया है, जो देखने में मोस्टली नहीं मिलता और आएगा तो आई थिंक सिर्फ ये आप ही कर पाएंगे। एक समकोण त्रिभुज गिवन है, जैसा कि दिख रहा है आपको। कह रहा है समकोण त्रिभुज में बड़े से बड़े आकार का, बड़े से बड़ा वर्ग का एरिया ज्ञात करो, ये सवाल के अंदर है। तो इसका फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, इट्स ए पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी एंड बी। तो इसके बेस पे फॉर्मूला बनता है और इस फॉर्मूले की बेस पे आप सवाल को कर पाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं सवाल को करने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ, एक समकोण त्रिभुज है और उसका जो परपेंडिकुलर यानी कि जो लंब है वो है आपका कुछ भी ले लीजिए, मैं मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर है, और जो आधार है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है वर्ग का एरिया क्या होगा जो समकोण त्रिभुज में बड़े से बड़ा बनेगा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया फिलहाल दिस वन 3 और दिस वन आपका 4। तो फॉर्मूला है पी बी, यानी कि 3 इंटू 4 बटे में 3 + 4, तो 4 3 12, 12 बटे में 7। तो 12/7 ये जो भी कुछ निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है आपका x, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको इसको आगे यूज़ करना है स्क्वायर करने के लिए। तो जो भी आएगा उसको बाद में आप स्क्वायर कर देंगे, बट स्क्वायर करते हुए आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा। जैसे 12/7 आ गया तो सिंपल सी बात है, 12 का स्क्वायर 144 और बटे में 7 का स्क्वायर 49। मैं कोशिश करूँगा इसमें कुछ नया दे सकूँ आपको। हर बार की तरह मेरी कोशिश होगी कि जो अगला वीडियो लेकर आऊँ उसमें मैं आपको कुछ नया दे सकूँ। तो
तो सिंपली 12 और का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। आपको जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट और लाइक करके बता सकते हैं, और आपकी कमेंट लाइक से ही मुझे एक जैसे कि एक दुकान होती है और उस दुकान में अगर वो समोसे बेचे, और उसको यहाँ बेचने वाली बात नहीं है कि मैं आपको कोई टाटा बेच रहा हूँ, बस सिंपल सी बात है, उसके समोसे तो शाम तक बिकने ही है, लेकिन समोसे खाते हुए अगर उसके कस्टमर्स को बोलें कि भाई वाह मज़ा आ गया, तो एक तरीके का उसको और अच्छा काम करने का मन करता है। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि मेरे को व्यूज़ तो अच्छे मिल जाते हैं, तो व्यूज़ देखने से तो लगता है हाँ जी लोग देख रहे हैं, बट हो सकता है आपको मेरा लास्ट वीडियो अच्छा लगा हो इसलिए आप मेरा करंट वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको मज़ा आया है या नहीं है, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, वो मुझे पता कैसे लगता है? वो मुझे लाइक से पता लग पाता है कि आपने मुझे लाइक किया। जैसे 10 लोगों ने देखा और 10 में से अगर मान लो 8 लोगों ने 7 लोगों ने मुझे लाइक कर दिया, तो मुझे लगेगा हाँ कि लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन 10 लोगों ने देखा और एक ने भी लाइक नहीं किया, तो मुझे लगता है हाँ भाई गलती से क्लिक कर लिया होगा, बट बाद में मज़ा नहीं आया तो उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो इससे क्या होता है, फिर आगे के लिए मन टूट जाता है, यार लगता है लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ध्यान रखना है आपको इस बात को, और इसीलिए आपको मेरा वीडियो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ वाया व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी हो। थैंक यू सो मच। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।